Hello everyone, welcome back to JC Academy. I am your paper 1 educator Aradhna Tagotra. I have cleared my JRF in December 2024 with an All India rank of 23. Now this is the part 2 of the PYQ series for the unit of teaching aptitude. I hope part 1 जो है वो आपने देखा होगा और उसको अच्छे से समझ के notes prepare जरूर किए होंगे. Now this is the QR code or the invite link for our paper 1 telegram group which is dedicated only to paper 1. Starting with question number 1, it says a teacher's ability to understand students' emotions and perspective. जब एक टीचर स्टूडेंट के इमोशंस को या उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, एम्पैथी, सिंपैथी या एप्टीट्यूड? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एम्पैथी. सो एम्पैथी क्या होता है? टू अंडरस्टैंड एंड शेयर अनदर्स पर्सन फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव. ठीक है. A teacher who recognizes and appreciates students' emotion is demonstrating empathy. Empathy को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सहानुभूति. ठीक है, मतलब feeling the pain of other, that is empathy. Intellectual ability is the cognitive skills and knowledge and it is not related to emotional understanding. Sympathy is feeling pity or sorrow for someone. हम बोलते हैं ना करुणा या फिर दया, हमदर्दी. ये सब क्या आता है? ये सब आते हैं हमारे सिंपैथी. एप्टीट्यूड, इट इज द नेचुरल टैलेंट और स्किल विच इज नॉट रिलेटेड टू इमोशंस. क्वेश्चन नंबर 2 says which of the following is a key advantage of computer based testing over paper based testing? हमें सीबीटी का एडवांटेज बताना है ओवर पेपर बेस्ड. हायर चांसेस ऑफ चीटिंग, instant scoring and feedback, lower reliability, requires more physical space. So computer based testing का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? instant scoring और feedback. Now some of the benefits of computer based testing: enhanced efficiency, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी. ठीक है, जैसे हमारा नेट का एग्जाम होता है अलग अलग सेंटर्स पे, ठीक है, 2 शिफ्ट्स में होता है, वो क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी. देन इट इम्प्रूव्स एक्यूरेसी, ह्यूमन एरर कम चांसेस होते हैं. अडेप्टिव टेस्टिंग कैपेबिलिटीज. ठीक है, अडेप्टिव टेस्टिंग कैपेबिलिटीज क्या होता है कि जैसे कोई स्टूडेंट है वो टेस्ट दे रहा है, ठीक है, अगर तो उसके आंसर्स ठीक होते जा रहे हैं तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है ना वो इंक्रीज करेगा. बट समहाउ द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन प्रॉपरली, ठीक है, या फिर उसकी जो आंसर्स है वो बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो वो अकॉर्डिंगली जो कंप्यूटर है वो एडजस्ट कर लेगा और शायद वो उसको थोड़े इजी क्वेश्चंस देगा, ठीक है, ताकि उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो इंक्रीज हो सके. देन रियल टाइम फीडबैक, ठीक है, रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी. सो दीज आर सम ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग. क्वेश्चन 3, हमें प्रिंसिपल्स दिए और हमें कुछ थ्योरीज दिया, हमें मैच करना है. Now, learning through consequences, then stimulus response association, knowledge is built and role of environment in modeling. देखिए, जब नॉलेज बिल्ड करने की बात आती है तब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की. सी का 1 एक ही ऑप्शन में दिया है, हमारा ऑप्शन बी, सी, डी कट जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, देखिए, स्टिमुलस रिस्पॉन्स is classical conditioning, then learning through consequences, operant conditioning, and role of environment in modeling is social learning theory. देखिए, constructivism किसने दिया था हमारे? जीन पियाजे ने, और उन्होंने बोला था कि नॉलेज इज built through experiences. ठीक है, जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं हमारी नॉलेज डेवलप होती है. देन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारी दी है बी एफ स्किनर ने. ठीक है, यहाँ पे हमारा रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट वाला कॉन्सेप्ट आता है.
उसके बाद आता है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी हमें इवान पावलोव ने। आपको ये सब याद रखना है कौन सी थ्योरी किसने दी थी। यहाँ पे हमारा रैट वाला एग्जाम्पल आता है, और सॉरी डॉग वाला, सलाइवा वाला, ठीक है। सो डॉग वाला सलाइवा और बेल जो एक्सपेरिमेंट हुई थी, सलाइवा एंड बेल। उसके बाद लास्ट क्या था हमारा, सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग हमें दिया था एल्बर्ट बंड्यूरा ने, ठीक है। यहाँ पे हमारे 4 स्टेप्स होते हैं, दैट इज अटेंशन, रिटेंशन, मोटिवेशन एंड रिप्रोडक्शन। या आप अटेंशन, रिटेंशन, मोटिवेशन, रिप्रोडक्शन, हाँ ये 4 होते हैं हमारे। या फिर यहाँ पे हमारा बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट भी आता है, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। अब देखिए क्लासिकल जो कंडीशनिंग होती है ना, वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स होती है। पहले स्टिमुलस आता है और फिर हम रिस्पॉन्स देते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ना, वहां पे पहले रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग स्टिमुलस को देखा जाता है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए CSR, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो C इज फॉर क्लासिकल, सो क्लासिकल कंडीशनिंग इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स। देन ORS सोल्यूशन होता है ना, जो डिहाइड्रेशन को कम करता है। सो ऑपरेंट, O इज ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड इट इज रिस्पॉन्स स्टिमुलस। अब देखिए यहाँ पे क्या था ना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स SR, तो मैंने इसको सीधा क्लासिकल से कर दिया था बिकॉज CSR इज द निमोनिक एंड ORS। तो आप ये 2 चीजें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 says which of the following is a potential drawback of teacher centered instruction, ठीक है। It can be more engaging and interactive for students, ये ड्रॉबैक तो नहीं है। Then it can limit opportunities, हो सकता है। It promotes students independence and self direction, ये भी हमारा ड्रॉबैक नहीं है। It is more efficient and save time, ड्रॉबैक नहीं है। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी इट इज द ड्रॉबैक। यानी देखिए जो टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन है, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन जो होगा वहां पे जो स्टूडेंट होगा वो क्या होगा, पैसिव, और जो टीचर होगा वो क्या होगा, एक्टिव। इसलिए स्टूडेंट का जो रोल होता है ना, वो लिमिट हो जाता है फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, फॉर लिख लीजिए क्रिएटिव और इनोवेटिव थिंकिंग के लिए जो स्टूडेंट का रोल है वो लिमिट हो जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को जो हमारा टीचर सेंटर्ड अप्रोच होता है वो लिमिट कर देता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, which of the following assessment type promotes self directed learning? सेल्फ डायरेक्टेड मतलब क्या होता है, खुद से सीखना, है ना। सेल्फ डायरेक्टेड मतलब क्या हो गया, खुद से सीखना। तो इसमें से कौन सा असेसमेंट टाइप है जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को प्रमोट करता है, प्रोजेक्ट, टाइम्ड मल्टीपल चॉइस, ट्रेडिशनल एसे या ओरल वाइवा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट बेस्ड। जब आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है आप क्या करते हैं, आप प्लान करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, आप मैनेज करते हैं टाइम को, ठीक है। गोल्स सेट करते हैं, रिसोर्सेज देखते हैं आपके पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप अपनी मॉनिटर करते हैं अपने खुद के प्रोग्रेस को। सो ये सब किस में आता है, हमारा सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्मुलेटिंग अ न्यू टीचिंग स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव स्टूडेंट एंगेजमेंट। जब हम स्ट्रैटेजी क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट एंगेजमेंट के लिए, लेकिन हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हैं, हम स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हैं। इट बिलोंग्स टू क्रिएट स्टेज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। देखिए सबसे लोएस्ट लेवल है रिमेम्बरिंग, ठीक है, जहाँ पे हम याद रखते हैं। देन अंडरस्टैंडिंग, हम कंपेयर करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, रिलेशनशिप देते हैं। अप्लाइंग, हम जो नॉलेज सीखी है हम उसको न्यू सिचुएशंस में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं।
एनालाइजिंग, हम एक्सप्लेन करते हैं, हम एनालाइज करते हैं अपने रिजल्ट्स को। इवेल्युएटिंग, हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, हम डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है या जो हमने अपनी नॉलेज अप्लाई की है क्या वो ठीक है या नहीं है। एंड क्रिएटिंग, क्रिएटिंग में हम क्या करते हैं, क्रिएट, इन्वेंट, कंपोज, प्रिडिक्ट, इमेजिन, ठीक है, ये सब चीजें जो है ये हम क्रिएट करते हैं। सो फॉर्मुलेटिंग अ न्यू स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव स्टूडेंट एंगेजमेंट, दैट बिलोंग्स टू क्रिएट। Question 7. Sequence of self-regulated learning. Self-regulated learning. आप जब देखते हैं कि आपने कुछ सीखना है, ठीक है, आपको कुछ पढ़ना है, खुद से कुछ लर्न करना है, आप सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी आपको काम दिया होता है, ठीक है, जो भी आपको टास्क दिया होता है, आप उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले ये करते हैं ना, एनालाइज करते हैं कि जो हमें काम दिया है ये हमसे होगा भी या नहीं होगा, हमारे बस का है या नहीं है, हम इस चीज को टैकल कर सकते हैं या नहीं कर सकते इस सिचुएशन को। सो एनालाइजिंग द टास्क, ये सबसे पहले आते ही हमारे बाकी के 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको जब भी सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, ट्राई टू फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। अब जैसे ही फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट पता लग जाएगा ना, ये पहला ये दूसरा और ये लास्ट है, ठीक है, तो आपका ना आई वुड से 90% ऑफ द टाइम्स ना यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 चॉइसेस, ठीक है। यहाँ पे तो चलिए ठीक है, आपके 3 ऑप्शंस कट हो गए थे। अगर बाई चांस यहाँ पे भी ई से स्टार्ट होता, ठीक है, और ये डी पे खत्म होता जो एनटीए बहुत बार देता है, तब आपको थोड़ा सा एक गेस वर्क, एजुकेटेड गेस वर्क करना था। बट लकीली आपने सिर्फ एक देखा कि आपने टास्क एनालाइज करना और आपके 3 जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम सबसे पहले टास्क को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे, सॉरी हम अपने गोल्स को सेट करेंगे जो हम अचीव करना चाहते हैं। फिर हम देखेंगे कि प्लान्स डिवाइस करेंगे कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे ताकि जो हमारे गोल्स है वो अचीव हो सके। देन इनएक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज, हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज अप्लाई करेंगे। एंड देन रेगुलेटिंग लर्निंग, उसके बाद हम एडजस्ट करेंगे अपने लर्निंग के प्रोसेस को। सो दीज आर द स्टेप्स या फिर सीक्वेंस ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। ये मैंने आपको दे दिया है। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर। एक अच्छे टीचर का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है इसमें। डीप नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, ये तो अच्छी बात है। एबिलिटी टू डिसिप्लिन स्टूडेंट्स, अच्छी बात है। अथॉरिटेरियन एटीट्यूड, नहीं अच्छी बात। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छी बात है। एक टीचर का अथॉरिटेटिव एटीट्यूड इज नॉट अ हेल्दी साइन ऑफ अ गुड टीचर। देखिए 4 तरह के हमारे स्टाइल्स है, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव एंड इंडल्जेंट। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पे कंट्रोल है, ठीक है, ये इन्वॉल्वमेंट है और ये हमारा कंट्रोल है। अगर टीचर का कंट्रोल भी लो है और इन्वॉल्वमेंट भी लो है, देन इट इज परमिसिव, यानी स्टूडेंट्स को मजा नहीं आ रहा है, ठीक। अगर हमारा कंट्रोल लो है और इन्वॉल्वमेंट हाई है, दैट इज इंडल्जेंट। इंडल्जेंट का मतलब कि जो स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द टास्क। अगर कंट्रोल हाई है और इन्वॉल्वमेंट लो है टीचर का, देन इट इज अथॉरिटेरियन, ठीक है, कंट्रोल होता है टीचर का। इट विल बी अ वन वे प्रोसेस, इट विल बी अ वन वे प्रोसेस। और अगर कंट्रोल भी हाई है, इन्वॉल्वमेंट भी हाई है, देन इट इज अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव क्या हो गया, कंट्रोल तो कर रहे हैं बट अच्छे तरीके से, एक फेयर वे में हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सो these are the 4 types of characteristics of a good teacher. Question number 9, the most appropriate meaning of learning is.
सबसे बेसिक डेफिनेशन लर्निंग की क्या थी हमारी? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग होती है इसलिए ताकि हम उसको एक पॉजिटिव वे में जो स्टूडेंट्स हैं उनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकें। So learning can be defined as a relatively permanent change in the potential behavior as a result of direct or indirect experience. So learning is thus a change in behavior as a result of experience. Question number 10. In collaborative teaching, two teachers, they co-plan and co-deliver a lesson. This model is most aligned with which educational philosophy? पेरिनियलिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, एसेंशियलिज्म। दो टीचर्स हैं, ठीक है, दे को प्लान एंड को डिलीवर। उससे क्या हो रहा है, जो हमारी नॉलेज है वो क्या हो रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो हमारी कौन सी एजुकेशनल फिलॉसफी जाएगी यहाँ पे? कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। एसेंशियलिज्म ये मैंने शॉर्ट में दे दिए सारे, पेरिलिनिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड रिकंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। आप एक बार इनको गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। Question 11. Which of the following statements are true for criterion referenced evaluation, CRT? It supports formative and diagnostic evaluation to know individual performance in a well-defined learning task, typically focus on more specific domain, then to know the relative position or rank. देखो आ गया ना कीवर्ड, ये गलत है क्योंकि जब भी हम रिलेटिव पोजीशन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? ये बात हो रही है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, relative position या rank in a well-known population. Then to ascertain an individual status with respect to defined achievement domain, ये सही है। तो D को निकाल दीजिए, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। So CRT क्या है? They are the assessment tools designed to measure an individual's performance against pre-established standards. So they focus on determining whether an individual has achieved mastery या competency in a specific skills. Examples: driver's license test, language proficiency exams, ठीक है। एक बेसिक क्राइटेरिया, एक बेंचमार्क सेट है और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट है उसने वो चीज अचीव की है या नहीं की है। सो दीज ऑल आर दी फीचर्स ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन 12, कॉग्निटिव डोमेन के लेवल दिए और कुछ सजेस्टेड वर्ड्स दिए। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? आंकना। देन नॉलेज, जैसे आप एक का सेकंड करेंगे, देखिए आपके ये दो ऑप्शंस कट हो गए। देन नॉलेज डिफाइन करना, एनालिसिस का मतलब, एनालिसिस का मतलब होता है डिस्टिंग्विश करना, एंड एप्लीकेशन इज टू डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज। डी का फोर्थ। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13, which of the following technologies supports personalized learning by adjusting content based on learners performance? अभी अब मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले आपको एक चीज बताई थी, अडैप्टिव बेस्ड टेस्टिंग, जहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं तो जो आने वाले क्वेश्चंस है वो थोड़े हार्ड लेवल के होंगे, लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो रहे हैं तो जो क्वेश्चन के लेवल्स होते हैं वो आगे आगे इजी होते जाते हैं ताकि आपका मोटिवेशन इंक्रीज हो सके। तो उसने पूछा ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ये जो चीज होती है किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है? इट इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस पे पता लगता है कंप्यूटर को कि जो बच्चा बैठा है, जो स्टूडेंट जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है, उसको नॉलेज ज्यादा है या कम है।
ठीक है, तो उसके बेसिस पे वो हार्ड या इजी क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन 14, ये हमें मोडालिटीज ऑफ टीचिंग दी और इम्प्लीमेंटेशन दी है। इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन। देखिए, imposition of ideas, this is a keyword for indoctrination। डी का वन मिलते ही हमारे 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंटरचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन्ड ड्रिल, ट्रेनिंग में डिसिप्लिन ड्रिल होती है। एंड कंडीशनिंग, इट इज एसोसिएटिव प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15, which of the following is an example of higher order of cognitive learning outcome? Learning of facts and sequences, learning rules and action sequences, learning of concepts and abstractions, learning of awareness and valuing। देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस में ना डाउट हो सकता है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। कुछ बच्चे ऑप्शन 3 करके आएंगे, कुछ बच्चे ऑप्शन 4 करके आएंगे, और जो ऑप्शन 4 करके आएंगे ना उनकी मेजॉरिटी ज्यादा होगी कि मैम उसको अवेयरनेस है और वो वैल्यू करता है, इसलिए उसका हायर ऑर्डर कॉग्निटिव लर्निंग ज्यादा होगा। बट द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज लर्निंग ऑफ कंसेप्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्ट। देखिए, जो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है ना वो हाईएस्ट माना जाता है, वो हाईएस्ट ऑर्डर माना जाता है। देखिए, लोअर ऑर्डर थिंकिंग में क्या आता है हमारा? मेमोराइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। लेकिन हायर ऑर्डर में हम क्रिएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्रिटिक करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। सो इसलिए हम इट रेफर्स टू डीप नॉलेज एंड ट्रांसफरेबल नॉलेज। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, वो ना यूजुअली बहुत ज्यादा ना खुश रहता है हर समय, ठीक है, बहुत खुश रहता है। लेकिन जिस भी दिन उसका मूड ऑफ होगा ना, बिना कुछ बोले आपको समझ आ जाएगा कि आज इसका मूड अच्छा नहीं है, या इसको कोई टेंशन है, या इसको डांट पड़ी है टीचर से, या घर पे इसको पापा से मार पड़ी है। सो दिस इज अब्स्ट्रैक्ट, यानी बिना बोले आपने क्या किया, उसके जो इमोशंस थे, ठीक है, या जो उसकी फीलिंग्स थी वो आपको समझ आ गई। सो ये हायर ऑर्डर है। सो लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन अब्स्ट्रैक्ट, दिस इज अ हायर ऑर्डर कॉग्निटिव लर्निंग डोमेन। क्वेश्चन 16, where do important aspects of learning including analysis, application, creativity and evaluation take place as per the traditional model of classroom teaching? अगर हम ट्रेडिशनल मॉडल की बात करते हैं तो एनालिसिस, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी ये सब कहाँ पे होती है, कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन इज आंसर नंबर ए, आउटसाइड क्लास। अगर हम पुराने जमाने की बात करते हैं, पुराने ट्रेडिशनल मॉडल की बात करते हैं, तो ये सब चीजें क्या होती है? आउटसाइड द क्लास दे टेक प्लेस। क्वेश्चन 17, which of the following are basic objectives of affective domain? affective domain is जहाँ पे आप इमोशंस या फिर फीलिंग्स की बात करते हैं, दैट इज अफेक्टिव डोमेन। सो showing some new behavior as a result of experience, it is an affective domain। acting consistently with new values, ठीक है। attending to something in the environment, ठीक है। showing some definite involvement or commitment, ये भी ठीक है। ABCD हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, रिसीव, दिस लेवल इज नेसेसरी फॉर लर्निंग टू अकर। जब आप रिसीव करने के लिए रेडी हैं, नॉलेज रिसीव करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं। रिस्पॉन्डिंग, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस, अब स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वैल्यूइंग, द स्टूडेंट एसोसिएट
अ वैल्यू टू द इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो उन्होंने सीखा है उनको वो एक वैल्यू एसोसिएट कर रहे हैं. Organize, the student can organize the information and ideas, and for characterization the student can attempt to build abstract knowledge. अभी पीछे क्वेश्चन में किया था ना कि ये हाईएस्ट ऑर्डर होता है, ठीक है. सो इसको याद रखने का तरीका क्या है, आर स्क्वायर वीओसी अफेक्टिव का, ठीक है, दैट इज रिसीव करना, रिस्पॉन्ड, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग. तो ये सारे जो हमें एग्जांपल्स दिए हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं ये सब अफेक्टिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स हैं. Question 18. Exploration, presentation, assimilation and organization. देखिए, exploration, testing previous knowledge, analyzing the content. ए का सेकंड, तो हमारे दो ऑप्शंस कट हो गए, ठीक है. प्रेजेंटेशन या तो बी का 1 होगा या बी का 3 होगा, देख लेते हैं. Pupils are provided with occasions for representation. Content is offered, diagnosed and recapitulated till the student understand. That is presentation. जब तक स्टूडेंट को समझ नहीं आता हम नॉलेज अलग अलग तरीके से वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं. सो बी का 1 होते हमारा ये भी कट जाएगा. सो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. Assimilation is generalization, individual activities, and organization is pupils are provided with the occasions for representation. So answer is option number B. This is exploration, presentation, assimilation, organization and recitation. Question 19. Cognitive domain में हमें अरेंज करना है ascending order में. Ascending मतलब small to large. सबसे छोटा क्या होता है हमारा, रिमेम्बरिंग. तीन हमारे ऑप्शंस कट हो गए. हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए. देखिए सबसे नीचे रिमेम्बर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट. रिमेम्बरिंग, रिकॉलिंग द फैक्ट्स. अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग आइडियाज. एप्लीकेशन, न्यू सिचुएशंस में अप्लाई करना. एनालाइजिंग, कनेक्शंस को ड्रॉ करना. इवैल्यूएशन इज जस्टिफाइंग एंड क्रिएशन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू या ओरिजिनल वर्क. सो EADCB ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 20. अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट. एक लर्निंग एनवायरनमेंट जहाँ पे जो स्टूडेंट है वो सीखता है वो इफेक्टिव कब हो सकता है. हमें उसको क्या करना है, इसको अरेंज करना है, ठीक है. Continuous formative assessment, adequate student support, curriculum, engaging pedagogy, providing suitable resources and infrastructure. हमारा सबसे पहले आएगा करिकुलम. हम सबसे पहले करिकुलम देखेंगे ना, सी से स्टार्ट होगा. क्या आंसर ऑप्शन सी है, हाँ. तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल. देन एंगेजिंग पेडागोजी. पेडागोजी इज स्टूडेंट लर्निंग. उसके बाद आता है एडिक्वेट स्टूडेंट सपोर्ट, नहीं, डी के बाद ए, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फिर स्टूडेंट सपोर्ट और लास्ट में आएगा हमारा प्रोवाइडिंग सुटेबल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो लर्निंग एनवायरनमेंट इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल in the development of knowledge, skills and growth. From traditional classroom to modern online teaching, they shape the way individuals learn and interact with the content being provided. So whether you are a student, teacher or a learner in a non-traditional setting, understanding what constitutes an effective learning can have a huge impact on how successful the learning becomes. So हमारा option number C यहाँ पे ठीक हो जाएगा. So that is all for today's class, ठीक है. I hope आपको questions अच्छे लगे होंगे and these are the recent questions जो 2025 में आए हुए हैं. कि आपको जहाँ पे नहीं समझ आएगा प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा. And these are the social media handles of JC Academy. Feel free to connect to them to keep yourself updated. And thank you so very much. See you in next class. Bye bye. Take care and happy learning.